जाना बहुत मुश्किल काम है। हरिओम पवार स्वागत करें हरिओम पवार। अभी बोला तो इसमें ना मैं सबका अभिवादन करता हूं और इस बात के लिए बधाई देता हूं। मैं आयज को तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं भी इसी घर का सदस्य हूं। हिमांशु जी, रुद्रसेन जी एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं। प्रारंभ में जितने लोग कवि सम्मेलन सुनने आए थे, अब तक उतने ही लोग कवि सम्मेलन सुनने के लिए बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं गया। ये पहली बार मैंने हिंदुस्तान में देखा कि आखिर तक बंदा। और इससे बड़ी बात ये, जो आज के अध्यक्ष और मुख्य अतिथि थे, एक केंद्र के मंत्री हैं, एक आपके राज्य के मंत्री हैं, उन्होंने भी पूरी रात बैठकर कवि सम्मेलन सुना। ये भी एक इतिहास है शायद। तो दोनों इसलिए बैठे कि एक कैसे जाए। केंद्र के गए तो राज्य वाले यहां रह जाएंगे, राज्य के गए तो केंद्र वाले यहां रह जाएंगे। लेकिन हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम जानते हैं उनकी व्यस्तताएं व्यवस्थाएं, लेकिन फिर भी हिंदी के प्रति उनका इतना प्यार, इतने लगन, इतनी निष्ठा, इतना समर्पण कि पूरी रात उन्होंने बैठकर यहाँ कविताएं सुनी। और मैं अंतिम कवि तक यहाँ वो बैठे। मैं चाहता हूँ जनता अपने दोनों अतिथियों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे अध्यक्ष महोदय जी भी और मुख्य अतिथि जी को भी। मैं अंतिम कवि हूँ। मेरा नंबर जब तक आता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जैसे कोल्हू में गन्ने का रस निकालने के लिए गन्ने को गन्ना डाल देते हैं। एक बार जितना रस निकलना होता निकल जाता है, फिर एक बार और डाल देते हैं, फिर तिबारा डाल देते हैं, और जब वो बिल्कुल खोई बच जाती है खुक्कस, तब मुझसे कहा जाता है अब इसमें तू रस निकाल। तो मैं नींबू लगा के कोशिश करता हूं। हमारे बड़े भाई राहत जी, प्रदीप भाई जी जो निद्रा के मूड में हैं, नहीं यार तक तो मैं, ये शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी आयोजक मंडल की ओर से सारे कवियों को चार्टर्ड प्लेन से कहीं ले जाने की कोशिश की गई हो। पहला मौका होगा। और जब यहां बादलों में हवाई जहाज नहीं उतर रहा था, वो बम्पिंग कर रहा था, प्रदीप चौबे तब भी सो रहे थे। एक बार प्रदीप चौबे को जगाने के लिए तालियां बजा दीजिए ताकि आपको। मैं कविता सुनाता हूं। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकारों में, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकारों में, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हारों में। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकारों में, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकारों में। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूं, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। देखिए बीच में उठिएगा नहीं, मेरा अनुरोध है। जो लोग जाना चाहते हैं जा तो सकते हैं, लेकिन बीच में कोई ना उठे, क्योंकि मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। मैं ऐसा कर देता हूं कभी कभी, लेकिन बहुत बहुत व्यवस्थित, इतनी ठंड, ऐसा खराब मौसम, लेकिन आपने जितना बढ़िया आयोजन, हिमांशु जी जितना बढ़िया आपके यहाँ एक कार्यक्रम हुआ, मेरे घर का कार्यक्रम है, इसलिए मैं खुद भी खुश हूं। और मैं सब कवियों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत बहुत श्रेष्ठ कविता पाठ प्रारंभ से अपने किया। राहत भाई का हमारे बीच होना दो तहजीबों का मिलन है, और दो तहजीबों का, हम अदब की महफिल में बैठ के कहीं बात कर सकते हैं आपस में, और कहाँ बैठे जहां एक दूसरे से बात करने के लिए बैठना है। मैं एक नई कविता है मेरे पास इन दिनों, वो मैं सुनाता हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, राहत साहब ने पढ़ाया है उर्दू, तो वो उर्दू के बारे में ज्यादा बोलते हैं। मैं पढ़ाता हूँ कानून। मैंने कभी ना हिंदी पढ़ी ना उर्दू पढ़ी। मेरी कविता में आपको ना अच्छी हिंदी मिलेगी ना अच्छी उर्दू, उर्दू तो मिलेगी नहीं, मेरे को आती नहीं। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता लगे कि एक कभी पढ़ा लिखा भी आया है। अरुण जैमनी तो कंपाउंडर ही रह गया। सारे डॉक्टर बैठा, मैं और प्रदीप जी हैं बस। प्रदीप दोनों कोने घेर रखे, सारे डॉक्टर बीच में फंसे हुए हैं, केवल इसलिए कि अरुण ने बहुत अभी श्रेष्ठ हाथ से पढ़ा, उससे थोड़ा सा आपका ध्यान हट जाए।
इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसका जो हंसी का वातावरण बना के गया वो ठीक हो जाए, क्योंकि मैं किसी और की दीवार पर अपना पोस्टर नहीं लगाता, वरना तो मैं भी 2-4 चुटकुले औरों की किसी की याद कर लो, क्या फर्क पड़ता है सुनाने। लेकिन मुझ पर ना सुनाने आते हैं, मैं सुनाऊंगा तो आप मैं ही हंसूंगा। पर पोस्टर भाई साहब दूसरों की दीवार पे लगाने चाहिए, अपनी दीवार क्यों खराब करो। दरअसल क्या है कि मंच पर एकमात्र कवि हैं जो कुंवारे हैं, ये अटल जी के साडू भाई हैं। अच्छा, ये प्रशंसा रह गई थी मेरी करनी। अच्छा, अटल जी और इनमें एक ही अंतर है, बस अटल जी ने विवाह किया नहीं था, इनका हो नहीं रहा, और अब तो उम्मीद भी नहीं रही। देखो अरुण, मैं बोलता तो नहीं हूं, ये मेरी आदत नहीं है, लेकिन हिमांशु जी ये ना सोचें कि हरियाणा वाले का उत्तर नहीं दिया। मैं जाट कुल में पैदा हुआ हूं, जिस कुल का ये कार्यक्रम हो रहा है, और कोई जाट कुल में पैदा होकर कवि हो जाए तो फिर उसकी शादी होती है क्या? बहुत मुश्किल है। आप विश्वास कीजिए, एक जाट की शादी नहीं हो रही थी, कोई बुरा ना माने, तो उससे किसी ने कहा भी क्या करूं? बोले पंडित जी से सलाह ले। तो पंडित जी के पास गया, पंडित जी ने सलाह दी देवी की पूजा कर। जाट छुटते ही बोला अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता। तो उसको अगली सलाह दे दी कि हनुमान जी की पूजा कर ले। जाट छुटते ही बोला कि उसकी तो खुद नहीं हुई थी। लेकिन जाट भोले भाले होते हैं। दुनिया की सबसे भोली कौम है रुद्रसेन जी, जिससे भोली कौम दुनिया में कोई पाई नहीं जाती। मैं आपको सबूत भी दे सकता हूं। जब चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो हमारे मेरठ के जाटों ने दिल्ली में गुड़ बांटा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में गुड़ बांटते फिरे। लोगों ने कहा क्या हो गया? बोले मुंह मीठा करो, बहुत बड़ी बात हो गई। आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। तो जाट भोला भाला था, पंडित जी ने सलाह दी और मान गया। एक दिन खेतों में हल जोतने के बाद अपने बैलों को साथ लिया, हनुमान जी के मंदिर पहुंचा, जाके पूजा की, और जब घंटी बजाने का नंबर आया तो बैलों की रस्सी हनुमान जी की मूर्ति से बांध दी। अब दृश्य देखना, पीछे तक के लोगों का हाथ खुला देखना चाहता हूं। आपको लगे अगर मैं इन हास्यरस के कवियों के पोस्टर उखाड़ सकता हूं। मुझे छेड़ते हैं ये, मुझे कोई दुख नहीं है शादी नहीं होने का। एक अन्ना हजारे से परेशान हो और जो कुंवारा होता है उसको एक बार राष्ट्रपति बनाया जाता है, एक बार प्रधानमंत्री बनाया जाता है। परंपरा है हिंदुस्तान की। अगली बार हो सकता है कुछ और करने आऊं यहां पे। बैलों की रस्सी हनुमान जी की मूर्ति से बंधी है। घंटी बजाई तो बैल बिदक गए। आनंद लेना साहब और समर्थन करना। घंटी बजाई तो बैल बिदक गए, बैल बिदक कर भागे तो हनुमान जी उखड़ के पीछे पीछे। आगे बैल भाग रहे हैं, रस्सी में बंधे हनुमान जी की मूर्ति भाग रही है, पीछे पीछे जाट भाग रहा है। रास्ते में देवी का मंदिर पड़ा, देवी को विनोद सूझा तो देवी ने भागते हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी सुबह सुबह कहां दौड़ लगा रहे हो? तो दौड़ते दौड़ते हनुमान जी बोले, देवी आज तक तूने बनियों का ब्राह्मणों का ब्याह कराया होगा, जब किसी जाट का कराएगी ना पता चलेगा कितना भागना पड़ता है। तो अभी तो दुबे जी बात ब्राह्मणों को सुन रहे थे। बहुत बढ़िया। सारे वो इकट्ठे हैं। एक करता मैं सुनाता हूं, ये तो मैं ऐसे ही अरुण जेमनी का पोस्टर उखाड़ रहा था बस। पोस्टर क्या, इसकी तो दीवार ही गिर गई थी। मुझे किसी दुबे जी हमारे लाडले छत्तीसगढ़ के आपके प्यारे कवि दुबे जी, आपसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आपने छत्तीसगढ़ी को दुनिया में मान सम्मान दिलाया। आप सब के, हम सब कवियों के बधाई के पात्र हैं और हम सब आपका आदर सम्मान करते हैं। आप एक बार जोरदार तालियों से अपने उस लाडले कवि का स्वागत कीजिए, जिसने पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ी भाषा को मान सम्मान दिलाया। मेरी एक कविता पर समझने के लिए एक बात समझ लें, जब मैं संविधान पढ़ाता था तो ये सोच के दुखी होता था कि इस किताब में जो जो लिखा है वो हिंदुस्तान में कुछ भी होता नहीं है, और जो जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो इस किताब में कहीं लिखा नहीं है। मैं अपनी कविता अपने दोनों आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी और मुख्य अतिथि जी को समर्पित करता हूं। तो एक दिन संविधान मेरे सपने में आके खड़ा हुआ और संविधान ने कहा कि मेरे साथ जो 60 साल में गुजरी है उसकी भी कोई कथा सुनेगा।
तो मेरी पूरी कविता में संविधान के आंसू हैं, संविधान की चीख है, संविधान का क्रंदन है। पूरी कविता में संविधान बोलता है कि 60 साल में उसके साथ क्या हुआ। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि पूरी कविता में संविधान बोलेगा। इतना मेरा निवेदन जरूर है कि आपको मुझ तक आना पड़ेगा, मैं आप तक नहीं जाऊंगा। बस आप मुझ तक आ जाएंगे तो मेरी बात आप तक पहुंच जाएगी। ये मेरा दावा है, मेरा विश्वास है। सुनिए, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान। हुजूर आप भी कृपया बैठ जाए, आप सब बैठ जाओ थोड़ी देर। ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट थोड़ा ही जिसका मन करे जहां उठ के चल दे। ये वहीं अच्छा लगता है, वहां सब बोलते कोई भी नहीं सुनता। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूं। मैं शक्ति का अमर गर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं। पहले राष्ट्रपति का गुण हूं, बाबा भीमराव का मन हूं। मैं बलिदानों का चंदन हूं, कर्तव्यों का अभिनंदन हूं। लोकतंत्र का उद्बोधन हूं, अधिकारों का संबोधन हूं। मैं आचरणों का लेखा हूं, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूं। कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं। रावण वध पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हट पर रोता हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल। कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं। रावण वध पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हट पर रोता हूं। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। जहां दिल में तीर सा चुभे वहां तालियां उठाना, ताकि क्योंकि इस लाइट को भैया बंद कर लीजिए, हमको दिख नहीं रहा सामने कुछ। इस लाइट को बंद कर लीजिए, इसको बंद कर लीजिए, हमें सामने कुछ नहीं दिख रहा। जनता अभी भी नहीं दिख रही। आपकी तालियां बता सकती हैं कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं कि नहीं पहुंच रहा। जहां लगे आपको दिल में तीर सा चुभता है वहां जोरदार तालियां उठाना। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आजाद हुआ हूं, अपनों से बर्बाद हुआ हूं। मैं ऊपर से हरा भरा हूं, मैं ऊपर से हरा भरा हूं। संसद में 100 बार मरा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहां से शुरू होती है साहब कविता। मैं एक ऐसी कविता लिखना चाहता था। मैंने तालियों के लिए बहुत कविताएं लिखी। हिमांशु जी जानते हैं कि इस देश में कविता से पर तालियों का कितना ऊंचा पहाड़ बनाया जा सकता है, इसके मापदंड जिन लोगों ने तय किए उनमें एक मेरा नाम भी ना आता है। लेकिन अब 60 साल की उम्र होने के बाद मैं एक ऐसी कविता लिखना चाहता था जो तालियों के लिए नहीं हो, जो कानों के लिए भी नहीं हो, जो देश से प्यार करते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, उनके दिल पर छपने के लिए कविता लिखी जाए। मैं ये कोशिश यहां जीना चाहता हूं इस महोत्सव में कि मैं आपके दिल तक पहुंच सका कि नहीं। यहां से कविता शुरू होती है, सुनिएगा। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है। सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है। मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल फैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घरदासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन किया है, क्या आपराधिक चलन किया है। मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से। सुनील जोगी गायब ही हो गया, दीप जी भी गायब हो गए। चलो कोई बात नहीं, अभी आएंगे। जब तक वो नहीं आएंगे मैं तब तक सुनाता ही रहूंगा। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, मेरी कविता की सबसे अधिक संवेदनशील पंक्तियां हैं।
जिन तक पहुंच जाए बस वो ये बताएं कि उन तक पहुंची। कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं। क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है, मैं भारत का संविधान हूं, मैं चोटिल हूं छत विक्षत हूं, मैं चोटिल हूं छत विक्षत हूं, मैंने यूं आघात सहा है जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपनी नब्ज टटोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल। थोड़े और गंभीर होना। आपको अच्छी लग रही है ना साहब कविता? मैं आसान कविता भी सुना सकता हूं आप चाहें तो एक बार पूरा सदन ताली बजाकर बताए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। ये ताली बजवाने का निष्कृष्ट तरीका है, लेकिन पता नहीं क्योंकि आप दिख नहीं रहे। अगर मेरी आंखें आपकी आंखों से मिल रही होती तो फिर आप सब वो करते जो मैं चाहता, लेकिन क्योंकि आप पर अंधेरा है, हमको दिख नहीं रहा, इसलिए आपकी इच्छा मांगनी पड़ रही। थोड़े और गंभीर होना। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है, मैं दंगों में जला पड़ा हूं, आरक्षण से चला पड़ा हूं, मुझे लिखारी नाम मिला है, खूनी नंदीग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है ये लश्कर का नाम लिखा है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है, आंखें गंगा यमुना जल हैं, मेरे सब सूबे घायल हैं, माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी, पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। मैंने एक लाइन पर कविता लिखी साहब, एक लाइन आई थी मेरे दिमाग में, मुझे सोने नहीं दिया उसने कई दिन तक। हमारे कलाम साहब पहले राष्ट्रपति कहा करते थे, सपने वो बड़े नहीं होते जो आपको सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते, सोने नहीं देते जो आपको। तो एक पंक्ति ने मुझे सोने नहीं दिया, उस पंक्ति को पकड़ना, उस पंक्ति पर मैंने पूरी कविता लिखी। मैं भारत का संविधान हूं, मेरा गलत अर्थ करते हो सब गुणगान व्यर्थ करते हो, मेरा गलत अर्थ करते हो सब गुणगान व्यर्थ करते हो, खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, ऐसा मुझ में कहां लिखा है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर, मेरे दिल पर क्या बीती है जिसमें संप्रभुता जीती है, जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है, जनता मौन साध बैठी है, सत्ता हाथ बांध बैठी है, चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक गड़ा है, कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता, सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहां है, तो फिर मेरा दोष कहां है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। और एक शब्द का प्रयोग किया मैंने, आप सब जानते हो, वो शब्द तिहाड़ जेल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चर्चा में है आजकल। अगर आपके भीतर विस्फोट पैदा हो उस शब्द को सुनकर, सबकी जुबान पर है, वो सब जानते हो, मैं नया कुछ नहीं कह रहा, बस प्रयोग कर रहा हूं उसका। तो एक बार विस्फोट जैसी तालियां बजाना, जैसे विस्फोट आपके दिल में हो तो। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया, राजनीति जो करते कम है, नैतिकता का किसको गम है, आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले, भाग्य वतन के फूट गए हैं, दिन में तारे टूट गए हैं, मेरे तन
उछाले जब संसद में नोट उछाले, मैं भारत का संविधान। मेरे तन मन डाले छाले जब संसद में नोट उछाले, जो भी सत्ता में आता है वो मेरी कसमें खाता है, सबने कसमों को तोड़ा है, मुझको नंगा कर छोड़ा है। जब जब कोई बम फटता है तब तब मेरा कद घटता है, यह शासन की नाकामी है पर मेरी तो बदनामी है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। दागी चेहरों वाली संसद, क्रोध में इससे अधिक कविता में नहीं लिखा जा सकता, मुझे कहने का हक देना। दागी चेहरों वाली संसद चंबल घाटी दिख रही है, सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख रही है, सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख रही है। मेरा सड़कों से संसद तक चीर हरण जैसा होता है, चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है। मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है, वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है। और एक गुस्सा है मेरे दिल में, ये उत्तर भारतीयों का गुस्सा है, आपके दिल में भी हो तो बताना। मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है, वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है। जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, ऐसा ताज बना बैठा हूँ, किसी ठाकरे की धमकी का मैं मोहताज बना बैठा हूँ, किसी ठाकरे की धमकी का मैं मोहताज बना बैठा हूँ। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में पड़े हुए हैं। मुझको धष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है, पट्टी बांधे मां गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। समाप्त करता हूं कविता, दो छंद और हैं। उससे पहले मैं पटियाला गया था पिछले दिनों, तो वहां एक प्रोफेसर साहब ने एक बात सुनाई, मैंने जब से सुनी है मैं उसको दोहराता हूं। उन्होंने सुनाया कि जब हम सब भाई छोटे छोटे थे तो हम आपस में रोज लड़ते थे कि मां मेरी है, मां मेरी है, मां मेरी है। अब हम सब भाई बड़े हो गए हैं, सब बड़े कारोबारी हो गए हैं, हम आपस में फिर रोज लड़ते हैं कि मां तेरी है, क्या बात है भाई, मां तेरी है, मां तेरी है। ये देश तो नहीं बनाना चाहते थे हम। अंतिम दो छंद आपने बहुत मन से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में पड़े हुए हैं। मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है, पट्टी बांधे मां गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चांटे। छोटे कद के अवतारों ने मुझको बौना समझ लिया है, अपनी खुदगर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मैं लोहू में लथपथ होकर, मैं लोहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ। शायद नया खून जागेगा इसीलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत कारगिल वाले, आजाद आजाद। देखो कारगिल वाली एक कविता, तो उसके लिए कहना पड़ता है, ताली बजानी पड़ती है। हम कहते हैं, हम कह रहे हैं, हम ताली बजा रहे हैं, हम जनता का प्रतिनिधित्व के कहने से तो मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे किसी का कहना मानने की आदत ही नहीं है। आदत होती है, ब्याह नहीं हो लगता। तू मत बोल, मैं नहीं चाहता आज के दिन मेरे हाथों को आजाद तुम्हारे आदमी को क्या पता भ्रूण किसे कहें। आजाद आजाद। अब ये जो कवि सम्मेलन का संचालक होता है, ये सुहाग कहलाता है कवि सम्मेलन का। ये भी नहीं पता होता कुंवरे को। मैं सोच रहा हूं कि अगर ऐसा सुहाग ऐसा ही होता है तो मिटाने में भी क्या बुराई है। अब तो समझ गए क्यों नहीं ब्याह हुआ, इतना अच्छा सुहाग भी मिटाना चाह जो आदमी। देख रहा, अगर किसी को डायबिटीज हो तो क्या वो होटल में जाकर के मेनू कार्ड भी नहीं देख सकता? नहीं देख है, पर किसी नमकीन चीज का ऑर्डर भी दे ले, क्या दिक्कत है? खाना ही नहीं, देखना ही है। जिस कविता के लिए कहा जा रहा है मैं वो और सुना देता हूं। उससे पहले एक आधी मिनट की कविता और सुनाता हूं, उसका थोड़ा सा है। आजाद वाली राम मंदिर वाली कविता तो याद नहीं है, आजाद वाली सुन लीजिए।
देखिए, जिन कविताओं की फरमाइश है, किसी ने इंदिरा गांधी जी नहीं, राम जी तो भाजपा को याद नहीं है, ये याद रख रहे हैं, बताओ। किसको याद है साहब? राम तो खैर, मैं कोई ऐसी कविता नहीं पढ़ना चाहता जिसका मेरे उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। और काशीराम वहां मूर्तियों में काशीराम अब मैं कहना नहीं चाहता ना, अडवाणी जी चले थे राम खोजने, काशीराम को खोज कर ले गए। बोले मिलो इससे। मैंने कहा जी आप 370 हटा रहे थे? बोले हमारे 270 तो करवा दे। एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूं, उसका कुछ अंश बिल्कुल बचा के, किसी को बुरा ना लगे ऐसा। और फिर मैं करगिल के शहीदों वाली कविता 3 मिनट की है, वो पढ़ देता हूं। दोनों की आज्ञा है सब? एक बार और ताली बजाइए। देखिए, आपकी ताली बता रही है कि आप हैं यहां, बाकी यहां से दिख कुछ नहीं रहा। ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कवि सम्मेलन के लिए लगभग अनुकूल नहीं होती, लेकिन हिमांशु जी से जब मैंने कहा था, उन्होंने एक सेंटेंस में कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी जो हो सकता था वो सब कुछ हुआ। सबने बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा। आज तो अरुण जैमिनी ने भी अच्छा पढ़ा। कई साल बाद मैंने जमते देखा। कोशिश कर रहा था कि एक बार जम जाऊं तो आत्महत्या ना करूं। हिमांशु जी, आपने एक कवि की जिंदगी दी है आजकल, आपने कब सम्मेलन में इसको जमा मर गया था नहीं तो। आओ एक कविता ऐसे सुनाता हूं। देखिए, जितना मेरा हौसला बढ़ाओगे उतना ही मैं कड़वा बोलूंगा, और ये कड़वा वही बोल सकता है जिसकी नहीं होती। ये बोल के देखें, एक में हिम्मत नहीं है बोलने की। ये नहीं बोल सकते, मैं बोल सकता हूं। आप बस हौसला बढ़ाना, और मैं कितना कड़वा बोल सकता हूं आपको अभी दिखाता हूं। पहली लाइन समझना। आओ आओ गाली गाली खेलें दिल्ली के दरबार में। शाबाश। क्या होता है वहां? सुना लालू जी का भाषण। आओ गाली गाली खेलें दिल्ली के दरबार में, आओ चोर मवाली खेलें दिल्ली के दरबार में, साधु चिमटे और कमंडल दिल्ली के दरबार में, मछली बाजारों सी हलचल दिल्ली के दरबार में, जात धर्म के पैगंबर हैं दिल्ली के दरबार में, जात धर्म के पैगंबर हैं दिल्ली के दरबार में, सब गांधी जी के बंदर हैं दिल्ली के दरबार में, सब गांधी जी के। हौसला बढ़े साहब, ऐसे नहीं चलेगी कविता आगे, बहुत हौसला मांगती। सब गांधी जी के। मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूं, आप ताली बजाने का रिस्क लो बस। सब गांधी जी के बंदर हैं दिल्ली के दरबार में, साधु मुल्ला ग्रंथी काजी दिल्ली के दरबार में, साधु मुल्ला ग्रंथी काजी दिल्ली के दरबार में, सबका मजहब सौदेबाजी दिल्ली के दरबार में, सबने उल्टा पाठ किया है दिल्ली के दरबार में, 16 दूनी 8 किया है दिल्ली के दरबार में, कैसे है मातेरे लाल दिल्ली के दरबार में। फिर तीरसा चूहे तो उठाना तालियां। 63 साल की डेमोक्रेसी एक लाइन में गा रहा हूं। कैसे है मातेरे लाल दिल्ली के दरबार में, सब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के दरबार में, सब लगते हैं नटवर लाल, सब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के दरबार में, घोटाले सब गूढ़ मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, किंग कर्तव्य भी मूढ़ मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, सब तिनके वाली दाढ़ी है दिल्ली के दरबार में, जाने कितने कलमाड़ी हैं दिल्ली के दरबार में, जाने कितने कलमाड़ी हैं दिल्ली के दरबार में, जाने कितने कलमाड़ी हैं दिल्ली के दरबार में। अब करगिल की पीर नहीं है दिल्ली के दरबार में, चूड़ों भर भी नीर नहीं है दिल्ली के दरबार में, जनगण मन के ये मंत्री गण दिल्ली के दरबार में, ताबूतों में खाएं कमीशन दिल्ली के दरबार में, ताबूतों में खाएं कमीशन दिल्ली के। थोड़ा हौसला और बढ़ाना। गठबंधन की लाचारी है दिल्ली के दरबार में, माया रोज आंख दिखाती है, ममता आंख तरेरती है। और एक पंक्ति में गठबंधन गा रहा हूं। गठबंधन की लाचारी है दिल्ली के दरबार में, चूहे बिल्ली में यारी है दिल्ली के दरबार में, चूहे बिल्ली में यारी है दिल्ली के दरबार में, गिरगिट के मस्तक पर रोली दिल्ली के दरबार में, आग और पानी हम जोली दिल्ली के दरबार में, अटल हिमालय हिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में, सांप नेवले मिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में। अंतिम 4 लाइन गाता हूं।
अडवाणी जी की ललकार दिल्ली के दरबार में। ये हमारे ऐसे बड़े नेता हैं, पाकिस्तान गए जिन्ना साहब की मजार पे फूल चढ़ाने और अपनी पे चढ़ाई आए। खत्म हो गया राजनीति। कितने रथ लेके निकल लो, वो तो चढ़ गए। अंतिम 4 पंक्ति पढ़ के मैं करगिल पढ़ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अडवाणी जी की ललकार दिल्ली के दरबार में, ले गए जिन्ना और मजार दिल्ली के दरबार में, बड़े पुरोधा अपने हंता दिल्ली के दरबार में, और लिखो पुस्तक जसवंता दिल्ली के दरबार में, और लिखो पुस्तक। ये तो मैंने ऐसे ही सुनाई। देखिए, करगिल के शहीदों पर मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी कविता मानता हूं। 3 मिनट की कविता है, सुन लीजिए। मेरठ में कैप्टन मनोज तलवार का शब्द जिस दिन आया था, इस संस्था का नाम ही सैनिक से शुरू होता है, तो इस कविता से ज्यादा बेहतर मेरे पास आज कुछ सुनाने के लिए नहीं हो सकता। यहां हुजूर बैठ जाओ। किनकी तलाश में हो? वो आज नहीं आई। मैंने प्रदीप चौबे से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख रखी हैं, वो भी नहीं है। नहीं आई। वो सीखने नहीं गए, वो जहां गए वो सिखाने गए। उधर के भी गायब, इधर के भी गायब। ये विघ्न मेरी जन्म कुंडली में है। ऐसे आदमी की शादी होती है क्या? देखिए, मैं 4 लाइन पहले सुनाता हूं जो मेरी नहीं है। कैप्टन मनोज तलवार का शब्द जिस दिन मेरठ आया था, मैंने बहुत दूर से भीड़ से वो शव यात्रा देखी थी। उस दिन मैंने एक छोटी सी कविता लिखी। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, ये मेरी नहीं है। धुरेंद्र भदौरिया जी एक कवि हैं सिकोहाबाद के। मैंने उनको आज तक मिला भी नहीं हूं, कभी मैंने उनको सुना भी नहीं है, लेकिन मैंने किसी कवि के मुंह से उनकी पंक्तियां सुनी और मुझे इतनी अच्छी लगी। अगर मैंने पंक्तियां पहले सुन ली होती तो मैं अपनी करगिल पर कविता नहीं लिखता। उनकी 4 पंक्तियां पहले सुनाता हूं। उनकी कल्पना है कि एक शहीद का पार्थिव शरीर घर आता है और जब अंतिम दर्शन के लिए कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं केवल धड़ है, सर नहीं है। केवल धड़ आया है, सर नहीं आया। सब घर वाले रो पड़ते हैं तो उसकी बहन जो अपने भाई से बहुत लड़ती झगड़ती थी, गिले शिकवे करती थी, अपने भाई के भूलने की आदत से दुखी रहती थी, वो कल्पना करती है कि मेरे भाई का सर कहां रहा होगा। और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है पूरी जनता से, 4थी पंक्ति खुले दिमाग से सुनना। मैंने पिछले 3 सालों में इससे अच्छा कुछ लिखा नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ सुना नहीं है। जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, 4 पंक्ति सुनना। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। धड़ से शिकायत करती है बहन और कल्पना करती है मेरे भाई का सर कहां है। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। आते समय रणथल में शीश भूल। मैं अपनी कविता इन 4 पंक्तियों के सम्मान में सुनाता हूं। छोटी सी कविता है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप इसको और सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सम्मेलन में जो हुआ वो बहुत अच्छा। सारे कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई प्रदीप जी, राहत जी, छोटे भाइयों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये गर्व मुझे हासिल है कि मैं इस स्कूल का सदस्य हूं, हरिभूमि परिवार का सदस्य हूं, रुद्रसेन जी के परिवार का सदस्य अपने को मानता हूं। उनसे स्नेह प्यार मिलता है और ये कहने का हक मिलता है कि मैं इस घर का मेंबर होने का तमगा अपने सर पर लगा सकूं। ये गर्व मुझे महसूस होता है स्कूल के साथ नाम जुड़ने पर। तो अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं और हिमांशु जिम्मेदार हैं और किसी की जिम्मेदारी इसमें नहीं है। हिमांशु छोटे भाई हैं तो बड़े भाई होने के नाते वो मेरी जिम्मेदारी है। कहीं कोई कमी हो तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूं। जो अच्छा हुआ है वो आप सबका है, हिंदी का है, छत्तीसगढ़ का है और आपकी भाषा का है, हमारे अतिथियों का है। एक कविता सुन लीजिए बस। वैसे सुनील जोगी तुम भी ताली बजाना, इसलिए बजाना मैंने तुम्हारी उस कविता पर ताली बजाई थी जो मेरी समझ में भी नहीं आई थी। ये देखा, हालांकि सुनील जोगी ने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा। कुछ भी कहे जाओ, उसे तो कुछ भी कहो। मैं केशव का पादजन्य भी गहन मौन में खोया हूं। मुझे 4 पंक्ति और याद आ रही है। ये हमारे राधेश्याम प्रगल्भ जी की, बड़े कवि हुए दिल्ली के। जीवन की आचार संहिता बनाना,
रात के अंधेरे में ना ऐसा कोई काम करो, रात के अंधेरे में ना ऐसा कोई काम करो, मुंह जो छिपाना पड़े दिन के उजेरे में, और दिन के उजाले में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बीच बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बात, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद नाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद। और ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है, शायर बड़े शायर हमारे राहत भाई बैठे हैं, गीत की बहुत बड़ी शिल्पी आदरणीय सरिता जी बैठी हैं, हास्य के बड़े कवि प्रदीप जी, सुरेंद्र दुबे जी, अरुण जैमिनी बैठे हैं। मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है, एक पंक्ति अच्छी लिखी है मैंने, मुझे दुआएं देना तालियों से पूरा सदन, अगर मैंने 2 पंक्ति ऐसी और लिख ली तो मैं कवि होने का भ्रम पालूंगा। मैं आज भी अपने को एक पंक्ति का कवि मानता हूं, वो पंक्ति आपको सौंपता हूं और आपका प्यार मांगता हूं, सुनिए। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा, पूरे संसार में किसी भी मुल्क में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, लेकिन भरतपुर के पास एक गांव है अजान राजस्थान में, वहां का एक बेटा शहीद हुआ था वीरेंद्र सिंह, ये कल्पना नहीं है, सच्चाई है बिल्कुल। वीरेंद्र सिंह की पार्थिव शरीर को जब सेना लेकर घर आई तो उसकी पत्नी गायत्री देवी नाम था उनका, नाम है उनका, उन्होंने अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव वालों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और अपने पति की अर्थी को शमशान घाट तक कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। मैंने केवल 2 लाइन लिखी है साहब, 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम 6 पंक्ति सैनिक के स्वर, वाह वाह वाह, बस ये मेरी कविता का समापन है। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग। अद्भुत देश है ये, इस देश में कृषि और क्रिकेट को एक ही मिनिस्टर देखता है। किसान आत्महत्या करता रहता है, क्रिकेट में इनाम बंटता रहता है, 1 छक्का लगाओ तो 1 करोड़ का इनाम,
मंत्री महोदय मैं खिलाफ नहीं हूं 1 करोड़ के नाम के 5 करोड़ दे दो, लेकिन जिस मुल्क में एक मजदूर को 12 घंटे पसीना बहाने के बाद मनरेगा में केवल 130 रुपए मिलते हैं, उस मुल्क में एक छक्के पर 1 करोड़ का इनाम मजदूर के पसीने का अपमान करता हुआ नजर आता है। बस मैं कहना चाहता हूं। मेरा छोटा भाई है विनीत चौहान, उसकी 2 पंक्ति याद आती है मुझे। आप क्या बात कर रहे हैं जब मैं कविता पढ़ रहा हूं तो? सरताज जी आप मत समझो, आपको जो समझना है वो समझो। मनरेगा को मैंने मंच के आधे कवियों को पता नहीं होगा क्या है पूरा नाम। मैं बता थोड़े रहा हूं किसी को कि किसी को नहीं पता। विनीत चौहान मेरा छोटा भाई है, उसकी 2 पंक्तियां हैं। मैं सबसे माफी मांगता हूं, अपने मंत्री महोदयों को माफी मांगता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया था करगिल के शहीदों को। बधाई देता हूं, सरकार किसी की भी हो, जो भी सरकार शहीदों को मुआवजा दे, बधाई की बात। लेकिन एक पूर्वांचल की कुछ विधवाओं की समस्या थी, एक मिनिस्टर के पास गई। उस मिनिस्टर का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आजकल मिनिस्टर नहीं है, वो चर्चा में बहुत है। अच्छा, तो उन्होंने पान खाते खाते कह दिया और क्या चाहिए, 10 लाख की गड्डी तो भिजवा दी। जैसे सरकार कहना चाहती है कि आपने शहादत का मोल चुका दिया 10 लाख रुपए देकर। किसी के मां के बेटे की कीमत है 10 लाख रुपए, बहन की राखी के धागे का मोल है क्या 10 लाख? और अगर सरकार समझती है कि 10 लाख देकर आपने शहादत का मोल चुका दिया तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। वाह 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 वाह। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत। मैं हिमांशु जी से निवेदन करूंगा कि वो माइक पर आए और जनता को, सबको, अतिथियों को धन्यवाद। आजाद को सुना दे यार, नहीं सुनाएगा भाई, मान तो दिया खत्म। इतनी शानदार कविता के बाद हम नहीं कविता की संभावना समाप्त हो जाती है, तो नहीं बोलो। खुद नहीं पढ़ पाते कारगिल के बाद।